हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा प्ले स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे। ये आपके पास पेज नंबर 146 पे है। 10 तक के क्वेश्चन हैं, तो चलिए आज इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं। A farm has some horses and hens. The total number of heads of this animal is 55 and the total number of legs is 150. How many horse and how many hens are on the farm? Can you solve this without letter number? कह रहा है एक फार्म है, देख लो यहाँ पर बना हुआ है, उसमें कुछ हॉर्सेस है और कुछ हैन है। टोटल हेड है एनिमल के, जो टोटल सिर है वो 55 है और जो टोटल लेग है वो कितनी है, 150 है। अब आपको ये बताना है कि उस फार्म के अंदर कितने हॉर्स हैं और कितने हैन हैं। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना लेटर नंबर के, वो भी आपसे यहाँ पर कह रहे हैं। तो अलजेब्रा से अगर आप सॉल्व करो तो उसमें आपको लेटर नंबर यूज करना पड़ेगा। तो बिना अलजेब्रा से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हिंट उन्होंने एक आपको दे रखी है, इफ ऑल द 55 एनिमल्स वर हैन, अगर सबके सब हैन हुए, देन हाउ मेनी लेग्स वुड बी देयर, तो हमें ये निकाल लेना है। यूजिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर एंड 150 कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ हॉर्सेस। तो अगर सारे, उसने बोला आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर सारे 55 जितने हेड है वो सब हैन के हैं, तो क्या कहते हैं उनकी कितनी लेग्स होंगी। हमारे को बताया कि टोटल लेग्स जो है वो 150 है, तो इसका मतलब 55 हैन है। अगर सब 55 हैन है तो उनकी कितनी लेग्स होगी, एक की दो होती है ना, तो टोटल 110 लेग्स होंगी। पहले आप ओरली समझ लो इसे, फिर हम लिखना कैसे है वो जान लेंगे। बट एक्चुअल में हमारे पास थी 150 लेग्स, तो इसका मतलब जो 40 लेग्स है वो हॉर्स की है। हॉर्स की है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हॉर्स की टोटल हमारे पास 4 लेग्स होती है एक हॉर्स की। अब हमें यहाँ देखना है कि कितने हॉर्स हैं, तो हमने यहाँ पर पूरी ये जो 55 हेड थे ये पूरे हैन के एज्यूम किए। अब इसमें हम एक एक हैन का हटाते जाएंगे और हॉर्स का ऐड करते जाएंगे। तो मतलब जब आप हैन का हटाओगे तो 2 लेग्स हटेंगी, तो इसकी 2 लेग्स होती हैं, और हॉर्स को ऐड करोगे तो इसका मतलब 4 लेग्स ऐड होंगी। ये ऐड होंगी और ये सब्ट्रैक्ट होंगी। तो इन शॉर्ट जो नेट चेंज आप कर रहे हो वो 2 लैक्स का ही तो कर रहे हो। नेट इंक्रीज कितने से हो रहा है, 2 लैक्स से, है ना। तो यहाँ से आप अपने नंबर ऑफ हॉर्स निकाल सकते हो, तो 2 से डिवाइड करके 20 आ गया। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो 5 में से 20 आपके पास हॉर्स है, 35 आपके पास है, और 20 हॉर्स है, हर एक के पास 4 लैक्स होंगी, तो टोटल 80 लैक्स इसकी हो गई। हर एक के पास 2 लैक्स होंगी, 70 लैक्स इसकी, एंड 80 प्लस 70 150 लैक्स हमारा आंसर आ। क्लियर हो गया। लेकिन अब हम इसको लिखेंगे कैसे, उसने हमें बोला कि विदाउट लेटर नंबर हम इसे सॉल्व करें। तो चलिए हम विदाउट लेटर नंबर ही इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे को हिंट की इंफॉर्मेशन मिली हुई है हम उसको यूज करते हैं। इफ ऑल 55 एनिमल्स वर हैन, सबके सब क्या है, हैन ही है। सबके जो हेड थे वो सबके हेड हैन है, हैन के ही हेड है। तो इसका मतलब टोटल लेग्स कितनी होंगी, 55 इंटू में 2 करेंगे कितनी होंगी, 110। और एक्चुअल में कितनी लेग्स है, एक्चुअल लेग्स है मेरे पास 150। तो डिफरेंस निकाल लिया मैंने यहाँ से, वो आ गया मेरे पास 150 माइनस 110 40। तो जो ये 40 लैक्स है ये हॉर्स की है। अब देख रहे हैं कि कैसे होगा। हर एक बार हम क्या कर रहे हैं, इस 55 एनिमल्स में से एक हैन को हटा रहे हैं और एक हॉर्स को ऐड करेंगे। ये करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं, ईच टाइम वी रिप्लेस अ हैन विद अ हॉर्स। ठीक है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, वी रिमूव 2 लेग्स एंड एड 4 लेग्स। 2 लेग्स हटा रहे हैं और 4 लेग्स जोड़ रहे हैं। ये हॉर्स की लेग्स की बात हो रही है और ये हैन की।
तो जो नेट चेंज आ रहा है, नेट इंक्रीज कितना आ रहा है हमारे पास, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ रहा है, 2 लैक्स का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अपने नंबर ऑफ हॉर्स आसानी से निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ हॉर्सेज आपके पास आ गए 40 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया 20। अब नंबर ऑफ हेन्स निकाल सकते हो, तो 55 माइनस का 20, आपका आंसर आ गया 35। ठीक है, अब एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो चाहो तो। कैसे क्रॉस चेक करोगे, यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो। तो वेरीफाई अगर हम यहाँ पर करें तो टोटल हेड कितने होंगे, 20 हेड होंगे हॉर्स के, 35 हेड होंगे हेन के, टोटल मिला के 55 जो हमें गिवन। टोटल लेग्स कैसे निकालोगे, हॉर्स है 20, उनकी 4 लेग्स है हर एक की, हेन है 35, हर एक की 2 लेग्स है। तो यहाँ गया 80 प्लस 70 150 जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था, तो ये वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, अ मदर इज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। एक मदर है वो अपनी डॉटर की एज के 5 टाइम्स है। इन 6 ईयर्स टाइम द मदर विल बी 3 टाइम्स हर डॉटर एज। 6 साल में क्या हुआ, 6 सालों के बाद जो मदर है वो 3 गुना आ गई अपनी डॉटर की एज के। तो बताओ उसकी डॉटर की एज कितनी है प्रेजेंट एज। मुझे नहीं पता प्रेजेंट एज कितनी है, तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स मान लिया। कुछ भी मान सकते हो आप। लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर जो है वो एक्स है। तो फिर मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी, मदर्स प्रेजेंट एज तो एक्स ईयर्स लिख देना। तो प्रेजेंट में उसकी जो डॉटर मदर है वो 5 टाइम्स थी, तो इसका मतलब 5x होगी, 5 टाइम्स कर दिया। ठीक है, अब 6 सालों के बाद देखते हैं, आफ्टर 6 ईयर तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, x+6, मैं 6 साल बढ़ा दूंगी ना। अगर हम लोग आज 15 साल के हैं तो 6 साल के बाद कितने होंगे, 21 साल के होंगे, उसमें 6+ कर दिया। अब मदर की एज कितनी हो जाएगी, 5x+6, है ना, उसमें भी मैंने 6 साल बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि 6 सालों के बाद जो मदर है वो 3 गुना हो जाएगी अपनी डॉटर की एज के, डॉटर की एज के 3 गुना हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर की एज ये है 6 साल के बाद, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि जो डॉटर की एज है उसके 3 गुने को, तो उसके बराबर रख दिया। अब बस एक इक्वेशन बन गई है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 18, 3x को इधर ले आई माइनस का हो गया, और 6 को उधर ले गई माइनस का हो गया, तो 2x यहाँ पर 12 आ गया। x की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगी। इसका मतलब प्रेजेंट एज आ गई डॉटर की जो आपको चाहिए थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई 6 ईयर। क्लियर, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ उसमें डॉटर की एज निकालनी थी, अगर मदर की बोलेगा तो हम मदर की भी निकाल सकते हैं, उसे 5 से इंटू करके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। टू फ्रेंड्स गौरी एंड नैना आर काउ हियर्ड। वन डे दे पास each other on the road with their cows. Gauri says to Nana, you have twice as many cow as I do. Nana say, that is true, but if I gave you three of my cows, we would each have the same number of cows. How many cows do Gauri and Nana have? देखो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, एक गौरी और एक नैना, दोनों के पास अपने अपने काऊ है। तो एक दिन ये दोनों रोड पे मिली, तो गौरी नैना को क्या बोलती है कि तुम्हारे पास मेरे से ट्वाइस काऊ है, मतलब जितने भी काऊ मेरे पास है उसकी ट्वाइस है तुम्हारे पास। तो नैना कहती है हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अगर अपनी काऊ में से तुम्हें 3 काउस दे दूं तो हम दोनों के पास सेम नंबर ऑफ काऊ हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको ये बताना है कि गौरी और नैना के पास काऊ है कितनी। हमें नहीं पता,
सेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। लेट नंबर ऑफ काउ गौरी हैव, मैंने उसे कुछ भी मान लो एक्स मान लिया, तो नैना के पास इसकी ट्वाइस है ना। तो नंबर ऑफ काउस नैना हैव, तो 2x हो गया। अब उसने बोला मैं अपनी 3 काउ तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं आफ्टर नैना गिव्स 3 काउस टू गौरी। तो अब गौरी के पास कितनी काउ हो गई? गौरी विल हैव x प्लस 3 काउस। और नैना के पास कितनी हो गई? नैना विल हैव 2x माइनस 3 काउस, क्योंकि उसमें से मैंने माइनस कर दिया और उसमें प्लस कर दिया। अब वो कह रही थी कि हम दोनों की काउ इक्वल हो जाएंगी 3 देने के बाद। तो बस अब दोनों को मैंने इक्वल कर दिया यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस 3 को इधर ले आई और इस x को उधर ले गई, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो इसका मतलब x मैंने गौरी की काउ को माना था, तो गौरी है 6 काउस। और नैना के पास कितनी होगी? वो उसका ट्वाइस थी, तो इसका ट्वाइस कर दिया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, आई रन अ स्मॉल डोसा कार्ट एंड माई एक्सपेंसिस आर एज फॉलोज। एक जना है, वो एक डोसा कार्ट चलाता है, ठीक है, मतलब डोसा बेचता है। उसके क्या क्या खर्चे होते हैं? रेंट फॉर द डोसा कार्ट 5000 पर डे का उसे 5000 का रेंट देना होता है, ये फिक्स है। देन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन डोसा, उसमें सारे इंग्रेडिएंट फ्यूल व्यूल सब लगा के उसकी कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए। नाउ अब आपसे क्या कह रहे हैं, इफ आई कैन सेल 100 डोसाज अ डे, एक दिन में वो 100 डोसा बेचता है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ माई डोसा टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹2000। तो मैं उस डोसे का, एक डोसे की कितनी कॉस्ट रखूं, कितने पे उसे बेचूं कि मुझे प्रॉफिट हो जाए? कितने का? 2000 रुपए का। तो सबसे पहली बात तो एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दो कि उसका कोई फिक्स चार्ज है यहाँ पर, जो कि रेंट है, वो उसे पर डे देना ही देना है, चाहे वो कितने ही डोसे बना ले, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर एक उसकी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, रेंट, जो उसे पर डे देना है 5000। और कॉस्ट ऑफ वन डोसा उसके पास है, उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, वो उसकी पड़ रही है यहाँ पर 10 रुपीज की। अब उसने कितने 100 डोसा वो एक दिन में बेचता है, ठीक है। तो फिर कॉस्ट फॉर 100 डोसास कितनी हो जाएगी? 100 इंटू में 10, तो 1000 हो गई, जिसमें 5000 वो ये फिक्स चार्ज भी जोड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट इसकी हो गई अब यहाँ पर। देखो जो ये डोसा की कॉस्ट है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है। आज वो 100 डोसा बेच रहा है एक दिन में, कल 200 भी बेच सकता है, 50 भी बेच सकता है, तो ये कॉस्ट चेंज होती रहेगी। पर जो रेंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के होती है, तो वो आ गई उसकी 6000 रुपये। अब उसको प्रॉफिट भी चाहिए 2000 का, तो फिर वो सेलिंग प्राइस कितना रखेगा? जो ये कॉस्ट है इसको कवर करेगा, प्लस 2000 का अपना प्रॉफिट लेगा, तो 8000 रुपये रखेगा। लेकिन ये 100 डोसा की कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर 100 डोसा। तो एक डोसे की कितनी होगी? ये तो यहाँ पर मैं, ये कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है ये, एसपी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन डोसा, एक डोसे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8000 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब वो 80 रुपए का एक डोसा रखेगा, तब जाके कॉस्ट है वो प्लस उसका प्रॉफिट हो पाएगा कवर। क्लियर हो गया। इसके साथ एक और पार्ट दिया
इफ माई कस्टमर आर विलिंग टू पे ओनली 50 फॉर अ डोसा, लेकिन उसकी कस्टमर सिर्फ 85 रुपये दे सकते हैं, 80 रुपये नहीं दे पाएंगे। हाउ मेनी डोसा शुड आई एम टू सेल इन अ डे टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2000? प्रॉफिट उसे अभी भी 2000 रुपये ही रखना है। अब वो कितने डोसा बेचे कि वो पर डोसा 50 भी बेच दे और उसको प्रॉफिट भी हो जाए। तो देखो यहाँ पर अगेन जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो तो 5000 ही रहेगी, 6000 टोटल कॉस्ट जो है रेंट की जो थी वो तो 5000 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अच्छा हम इसे फिक्स्ड लिख देते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगी, टोटल मतलब दोनों हो जाएगा ना, वेरिएबल एंड फिक्स। लेकिन जो अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो डिपेंड करती है आप कितने डोसा बेचते। एक डोसा की कॉस्ट थी 10 रुपये, अब वो कितने बेच रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो कस्टमर है वो सिर्फ 50 रुपये में डोसा और उसे प्रॉफिट अभी भी 2000 का चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। तो वो हो गई 5000 जो आपको रेंट पे करना है, और जो ये वाली कॉस्ट होगी जिसमें आप प्रॉफिट अभी भी 2000 का ही चाहते हो ना, 2000 का ही प्रॉफिट, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना रखें, मेन वो आता है यहाँ पर। सेलिंग प्राइस आपको दिया है ओनली फॉर 50, वो सिर्फ 50 रुपीज में ही डोसा वो लोग खरीद सकते। तो सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पर कितना, 50 इंटू में एन, एन जो है वो क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डोसा है, जितने डोसे हम बेचेंगे। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रॉफिट इज इक्वल्स टू में एसपी माइनस का सीपी, ठीक है। प्रॉफिट है मेरे पास 2000 रुपये का, सेलिंग प्राइस है 50 एन, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 5000 प्लस का 10 एन। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना, भूल मत जाना। माइनस का 5000 माइनस का ही 10 एन, तो यहाँ तो 40 एन आ गया, और इस 5000 को इधर ले आई, ठीक है। तो ये आ गया 7000, और यहाँ पर आ गया 40 एन। यहाँ से मैंने एन की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरी 175। का मतलब वो एक दिन में 175 डोसा अगर बेचता है तो उसका प्रॉफिट 2000 रुपये ही रहेगा, और वो 50 रुपये में बेच सकता है। तो नीड टू सेल 175 डोसा पर डे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देन ये फिगर इट आउट कंप्लीट, छोटा सा टॉपिक है फिर। तो ये क्वेश्चन ही है, टॉपिक नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ही दे रखा है। चलो ठीक है, इसे भी साथ साथ ही कर। इवेलुएट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्शन। आपको यहाँ एक सीक्वेंस दे रखी है, आपको इसको क्या करना है यहाँ पर इवेलुएट करना है। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/3, सेकंड है 1+3/5+7, देन थर्ड एक दे रखा है। तो आपको इसको क्या करना है यहाँ इवेलुएट करना है। तो अगर एक बार मैं इस फ्रैक्शन को यहाँ पर लिख लूँ, तो 1/3 है एक आपके पास, ठीक है। दूसरा है आपके पास 1+3 में है 5+7, फिर उसके बाद है आपके पास 1+3+5 में है 7+9+11। एक बार चेक कर लो, यही है ना। अब आपको इसको इवेलुएट करना है। तो देखो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन ऐसे ही लिखा है, सेकंड वाले को मैंने क्या किया यहाँ पर प्लस कर दिया, तो ये कट होके 1/3 आ गया। थर्ड वाले को भी मैंने प्लस कर दिया, 9 ऊपर है, नीचे 27, ये भी कट होके 1/3 आ गया। अगर आप देखो तो ये सारे फ्रैक्शन आपके पास 1/3 लिखे हैं, बस वो ऊपर वाले दो सॉल्व नहीं थे। तो अब यहाँ लिख सकते हैं ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल, सारे फ्रैक्शंस जो है वो इक्वल है, तब 1/3 है, दैट इज 1/3। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, आपने क्या नोटिस किया, और दूसरा कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको पता होगा कि, और ये आपने पढ़ भी रखा है कि जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स होता है वो क्या होता है, हम उनका सम करते हैं। जैसे 1+3 4 हो गया, 5+7 12 हो गया, आगे के दो नंबर्स हैं, फिर 3 नंबर हो गए, फिर 4 नंबर्स हो गए।
तो हर बार आप क्या करो, 1+3, फिर 1+3+5, फिर क्या करोगे 1+3+5+7, ऐसे आगे चलाते रहोगे न्यूमरेटर को। उसी तरह एक्स से आगे चलाते रहोगे डिनोमिनेटर को। 5+7, 7+9+11, उसके बाद उसके आगे क्या आ जाएंगे, 13, 15 आ जाएंगे ना। तो ये एक सीक्वेंस चलती जा रही है। तो इसमें जो जर्नल फॉर्मूला यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर में जनरल फॉर्मूला यूज हो रहा है 1+3+5, ये ऐसे चलता जा रहा है, एन टर्म्स तक चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगा एन स्क्वायर के बराबर। सम ऑफ ऑड नंबर्स यही होता था। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो वो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, 5+7 है, उसके बाद था फिर 9, 7+9+11, ऐसे था ना। तो ये भी चलता जाएगा। और कहाँ तक चलेगा ये अप टू चलेगा 3n² तक। अब ये 3n² कहाँ से आया, अगर हम वो चीज देखें तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है 5+7, तो इसको मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 2n+1। लिख सकते हैं यहाँ पर हम 2n+1। तो 2n+1 हो जाएगा, जैसे 2n+3 हो जाएगा, ऐसे ही आगे चलता रहेगा, 2n+5 हो जाएगा। तो ये सीरीज चल रही है इसके अंदर। तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो लास्ट नंबर निकलेगा वो आपके पास निकल जाएगा 4n-1। और ये पूरा एक आपके पास प्रूफ करने का तरीका है कि किस तरीके से करना है। बहुत बड़ा प्रूफ है, वो अभी आपके पास है नहीं, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है पूरी। तो जो इसका लास्ट वाला नंबर होगा आप उसे ज़रूर याद रखिए कि वो 3n² होगा। और जब अब आप यहाँ से फ्रैक्शन निकालेंगे अपना, तो फ्रैक्शन क्या निकलेगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, कट हो गया, इसलिए आंसर आपका 1/3 आ रहा है हर बार। क्लियर हुआ। तो फिलहाल के लिए सिर्फ आप ये याद रखिए, न्यूमरेटर है ये अप टू 3n², एन आपको पता है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हमारा n² तक, n टर्म्स का n² तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट। करीम एंड जिनी, क्या कह रहे हैं यहाँ पर आपसे, करीम वॉज टेकिंग अ नैप अंडर अ ट्री, he had a dream about the magical lamp and a genie. He heard a voice saying, I have come to serve you, O master. He woke up and to his surprise it was a genie. Do you know, do you want to make money? Asked the genie. Karim nodded dumbly. In bewilderment, the genie continued, do you see the banyan tree over there? All you have to do is go around it once, the money in your pocket will double. अब देखो यहाँ पर आपसे क्या कि करीम है एक जना, वो ट्री के नीचे बैठ के क्या कर रहा था, सो रहा था। तो उसको एक सपना आया, सपने में उसे एक मैजिकल, एक जिनी, ठीक है, ने बोला क्या पैसा चाहते हो, अगर तुम पैसा चाहते हो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो बनियन ट्री दिख रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाओ, के पास एक बार जाओ, ठीक है, गो अराउंड इट वन, तो जो तुम्हारे जितने पॉकेट में तुम्हारे पैसे हैं वो डबल हो जाए। तो करीम इमीडिएटली स्टार्टेड टुवर्ड्स द ट्री, वो ट्री की तरफ जाने, ओनली टू बी स्टॉप बाय द जिन वन मूवमेंट, तो उसने उसको जिन ने उसे रोका, क्या बोला, सिंस आई एम ब्रिंगिंग यू ग्रेट रिच यू शुड शेयर सम ऑफ योर गेन विद, बोला कि मैं तुम्हारे को ग्रेट रिचेस मतलब बहुत अमीर बना रहा हूँ, तो उसमें से तुम कुछ शेयर मुझे भी दोगे। यू मस्ट गिव मी 8 कॉइन्स ईच टाइम यू गो अराउंड द ट्री, जितनी भी बार तुम ट्री के पास जाओगे तुम्हारे पैसे डबल होंगे, तो तुम क्या करोगे, हर बार मुझे 8 कॉइन्स दोगे। थिंकिंग दैट वाज अ ट्रिफिंग अमाउंट, करीम रेडिली एग्रीड, करीम ने हाँ कर दिया कि चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। नाउ
ही वेंट अराउंड द ट्री वंस, वो एक बार ट्री के पास गया। जस्ट एज जीन हैड सेड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन हिज पॉकेट डबल, जिन ने क्या बोला था कि उसकी पॉकेट में जितने भी कॉइन्स होंगे वो डबल हो जाएंगे। ही गेव 8 कॉइन्स टू जिन, 8 कॉइन्स जिन को दे दे। ही मेड अनदर राउंड, फिर वो दोबारा गया। अगेन द नंबर ऑफ कॉइन्स डबल, फिर डबल हो गए कॉइन्स, फिर उसने 8 कॉइन्स और जिन को दे दिए। ही वेंट अराउंड द ट्री फॉर थर्ड टाइम, फिर वो थर्ड टाइम दिया गया, फिर उसके नंबर ऑफ कॉइन्स डबल हो गए। बट टू दिस हॉरर ही वॉज लेफ्ट ओनली विद 8 कॉइन, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 8 ही कॉइन्स बचे वापस आए, और वो कॉइन्स उसे जिन को देने। एग्जैक्टली द नंबर ऑफ कॉइन्स ही ओन द जिन। एज करीम बिगेन टू वंडर हाउ द जिन ट्रिक्ड हिम, द जिन लेट आउट अ लाउड लाफ एंड डिसअपीयर। अब ये करीम सोचता है कि जिन ने ऐसा क्या किया कि मेरे से सारे कॉइन्स भी ले गया और मेरे कॉइन्स डबल भी हुए थे, पर मेरे पास तो एक भी कॉइन नहीं बचा। अब तो उसने कौन सी ट्रिक लगाई? तो हाउ मेनी कॉइन्स डिड करीम इनिशियली हैव, इनिशियली थे कितने पैसे उसके पास? तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि उसके पास एक्स थे। मैंने लिखा लेट इनिशियल कॉइन्स या इनिशियल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स थे। आफ्टर फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद क्या हुआ होगा? ये कॉइन्स डबल हो गए, है ना? तो 2x हो गए। इसमें से इसने 8 कॉइन जिन को दे दिए, ठीक है। गिव 8 कॉइन्स टू जिन। अब कॉइन्स कितने बचे उसके पास? तो कॉइन्स लेफ्ट 2x माइनस 8, है ना। अब वो सेकेंड राउंड के लिए गया। नाउ आफ्टर सेकेंड राउंड फिर दोबारा ये कॉइन्स डबल हो गए होंगे, तो कॉइन्स डबल किए तो कितने हो गए? 2 से इसको इंटू कर दिया, तो उसके पास कॉइन्स हो गए 4x माइनस 6। गिव 8 कॉइन्स टू जिन, जिनको उसने 8 कॉइन्स दे दिए। अब कितने कॉइन्स बचे? तो उसके पास इतने कॉइन्स थे, उसमें से 8 को उसने माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो अब उसके पास इतने कॉइन्स बचे। अब वो फिर थर्ड राउंड पे गया, फिर उसके कॉइन्स डबल हुए, तो कॉइन्स हो गए डबल। तो कितने? इसका डबल कर दिया मैंने, तो ये हो गया 8x माइनस 48। अब उसने इसमें से 8 कॉइन क्या किए? जिनको दे दिए। तो गिव 8 कॉइन्स टू जिन, लेकिन उसके पास तो फिर एक भी कॉइन नहीं बचा था ना। तो इसका मतलब अब उसके पास कितने कॉइन्स बचे हैं? 8x माइनस 48 माइनस 8x माइनस 56। और ये किसके बराबर है? ये 8 के बराबर है। तो इतने कॉइन्स बचने थे उसके पास, है ना। लेकिन उसने तो वो जो 8 ही कॉइन्स बचे थे जो उसे जिनको देने थे। तो इसका मतलब मैं यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। आपको ये समझ में आया मैंने 8 के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि उसके पास लास्ट में 8 ही कॉइन्स बचे, तो 8 के 8 कॉइन उसे जिनको ही देने थे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने कॉइन्स थे? स्टार्टिंग में उसके पास 8 ही कॉइन्स थे। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में उस पर 8 कॉइन्स थे, वो डबल हो गए 16, उसमें से उसने 8 दे दिए, तो फिर 8 बच गए। फिर वो 8 डबल हो गए 16 हो गए, फिर उसने 8 दे दिए तो 8 बच गए। फिर थर्ड राउंड में उसने 8 गया तो ये डबल हो गए, अब उसमें से उसने 8 दे दिए, तो उसके पास तो यहाँ 8 बच रहे हैं, पर उसके पास तो 8 बचने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो ये वाला था कॉइन्स लेफ्ट, ये हमको यहाँ नहीं निकाल,
क्यों नहीं निकालना था? क्योंकि अब उसके पास कॉइन्स बचे नहीं थे। ये इसलिए मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने थर्ड वाले राउंड में कॉइन्स लेफ्ट। अगर हम कॉइन्स लेफ्ट निकालेंगे तो उसके पास 0 कॉइन्स बचे हैं ना। उसके पास लास्ट में जब थर्ड राउंड हुआ था तो उसके पास एक भी कॉइन नहीं बचना था। 8 ही कॉइन्स थे जब वो वापसी थर्ड राउंड लेके आया, और वो 8 के 8 कॉइन उसे जिनको देने थे। तो इसका मतलब जो ये वाले कॉइन्स उसके डबल हुए थे, ये ही हमारे पास क्या है, 8 के बराबर है। तो यहाँ पर आप कॉइन्स लेफ्ट नहीं निकालोगे, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि उसके पास कॉइन्स नहीं बचे। जितने कॉइन्स डबल हुए वो 8 के इक्वली थे, और वो सारे कॉइन उसने जिनको दे दिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर आके प्लस का हो गया, तो ये 56 आ गया। इसका मतलब जिनके पास उसके पास करीम के पास स्टार्टिंग में कितने कॉइन्स थे, 7 कॉइन्स थे। तो आप यहाँ लिख दो, करीम इनिशियली हैव 7 कॉइन। अब आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर स्टार्ट किया उसने 7 से। फर्स्ट राउंड के बाद ये हो गए होंगे डबल 14, 8 कॉइन जिनको दे दिए, तो 6 कॉइन। सेकेंड राउंड के बाद ये 6 कॉइन हो गए डबल, 8 उसने जिनको 4 कॉइन। थर्ड राउंड के बाद ये कॉइन हो गए डबल, 8 के 8 कॉइन्स उसने जिनको दे दिए उस। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो 8 कॉइन बच जाएंगे थर्ड। बट क्वेश्चन के फर्स्ट को पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट कॉस्ट पर राउंड शुड करीम एग्री द डील इफ ही वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइन। अब कह रहा है कि वो हर राउंड के लिए कितनी कॉस्ट रखे, करीम एग्री हो। अभी तो वो 8 कॉइन्स के लिए एग्री हो गया था, कितने कॉइन्स के लिए वो एग्री हो जाए अगर उसे भी अपने नंबर ऑफ कॉइन्स को इंक्रीज करना है तो, क्योंकि अभी तो उसके पास कोई भी कॉइन नहीं बचा। जब उसने 7 कॉइन से स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कोई भी कॉइन नहीं बचा। अगर वो 8 कॉइन देता है हर राउंड के बाद, तो अब वो कितने कॉइन्स दे कि उसके पास भी कुछ कॉइन्स बच जाए। तो अब हमें ये देखना है कि वो जिनको कितने कॉइन दे। तो चलो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट कॉस्ट पर राउंड मैंने यहाँ पर मान ली। कॉस्ट ही तो है ये, वो उसे 8 कॉइन दे रहा था तो एक तरीके से कॉस्ट हुई ना। तो कॉस्ट पर राउंड मैंने यहाँ सी, मतलब वो हर राउंड के बाद जिनको सी कॉइन्स दे। तो स्टार्टिंग में उसमें 7 कॉइन्स है, स्टार्टिंग विद 7 कॉइन्स आफ्टर फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद क्या होगा, ये कॉइन्स तो डबल हो जाएंगे, 7 इंटू 14 हो जाएंगे। इसमें से वो सी कॉइन्स जो है वो जिनको दे। ठीक है, नाउ आफ्टर सेकेंड राउंड ये वाले कॉइन्स जो है जितने भी ये बचेंगे तो डबल हो जाएगा। तो 28 माइनस 2, और उसमें से फिर दोबारा सी कॉइन्स जिनको दे देगा, तो 28 माइनस 3C हो गया। ठीक है, नाउ आफ्टर थर्ड राउंड अब फिर ये वाले कॉइन्स तो डबल हो जाएंगे, यही होगा। तो फिर जब 56 माइनस का 6C, और इसमें से वो कॉइन्स जिनको दे देगा, तो ये आपके पास आ गया इतना थर्ड राउंड के बाद। अब उसको सी की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि अगर देखो 7 8 जा 50, 8 जा है ना, अगर वो यहाँ सी की वैल्यू 8 रखता है तो फिर उसके पास एक भी कॉइन नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो उसको यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू रखनी है, उसको अपने कॉइन्स को इंक्रीज करना है। तो फॉर करीम टू इंक्रीज हिज कॉइन्स, अगर वो अपने कॉइन्स को करना चाहता है तो अगर वो यहाँ 7 रखता है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए 7 से।
तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको इधर ले आई और उसको इधर ले गई 7C को, तो यहाँ पर आ गया C। तो जो C है वो 7 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 7 कॉइन्स वो हर राउंड में कितने कॉइन्स दे रहा था, 7 कॉइन्स तो वो पहले से ही दे रहा था, 8 कॉइन्स दे रहा था, है ना। तो उसके पास एक भी नहीं बच रहा था, तो अब C की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब द कॉस्ट पर राउंड कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 7 होना चाहिए, तभी जाके उसकी जो मनी है वो इंक्रीज होगी। अगर 7 से बड़ी हुई तो फिर मनी इंक्रीज नहीं होगी, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर 8 हुई तो 7 से छोटी होनी, 7 भी हो सकती तो भी चल जाएगा, 7 या 7 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट पार्ट इज थ्रू इट्स मैजिकल पावर द जिन नो द नंबर ऑफ कॉइन्स दैट करीम हैज। अब जिन ने अपनी मैजिकल पावर से ये पता लगा लिया कि करीम के पास कितने कॉइन्स हैं। हाउ शुड द जिन सेट द कॉस्ट पर राउंड सो दैट इट गेट्स ऑल द करीम्स कॉइन। अब जिन कितनी कॉस्ट रखेगा ताकि 3 राउंड के बाद करीम के पास एक भी कॉइन ना बचे और सारे कॉइन्स वो ले ले। करीम ने मैंने माना n कॉइन से स्टार्ट किया, अब पर राउंड की कॉस्ट मैंने वहां पर C दैट। अब ये जिनको पता है कि उसने n कॉइन से स्टार्ट किया है, करीम स्टार्ट विद n कॉइन्स एंड कॉस्ट पर राउंड जिनने कितनी रख दी, वो C रख दी। ठीक है। तो देखो, अब आफ्टर फर्स्ट राउंड अगर मैं देखूं तो जो कॉइन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, पहले तो ये कॉइन्स डबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया 2n। इसमें से वो लेफ्ट कितने रहेंगे, अब इसमें से वो C कॉइन्स जो है वो इनको दे देगा। सेकेंड राउंड की बात करूं तो ये वाले कॉइन्स जो है वो डबल हो जाएंगे, तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट में 2n माइनस C, तो 4n माइनस 2C हो गए। अब इसमें से वो फिर दोबारा C कॉइन्स जो है वो किसको दे देगा, जिनको दे देगा, तो 4n माइनस 3C आ गया। अब आफ्टर थर्ड राउंड की बात करूं, थर्ड राउंड के बाद फिर से कॉइन्स डबल हो गए, तो कितने हो गए, 2 बाहर लिख दिया, तो 8n माइनस का 6C हो गए। अब उसके पास इतने कॉइन्स हैं और जिन चाहता है कि उससे सारे कॉइन्स लेना हो, तो इसका मतलब फिर उसके पास एक भी कॉइन नहीं रहेगा, है ना। तो ये सारे कॉइन्स कौन ले लेगा, जिन ले लेगा। तो इसका मतलब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, C के बराबर रख दूं, क्योंकि जिन C कॉइन्स ही तो ले रहा है हर बार। तो इसका मतलब 8n इज इक्वल्स टू में 7C हो गया। यहां से C की वैल्यू निकाल ली 8n अपॉन में 7। अब n जो है होल नंबर होगा तभी तो कॉइन्स, ऐसा तो है नहीं एक कॉइन ले ले और एक आधा ले लेगा, तो n जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए और दूसरा वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो फॉर दिस टू बी अ होल नंबर, n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7, फिर वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, है ना। तो अगर n मेरे पास 7 है, C की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो इसका मतलब वो 8 कॉइन्स देगा, 8 कॉइन्स पर राउंड ले लेगा करीम से। अगर मैं n को 14 रखती हूँ तो C की वैल्यू आ जाएगी 16। तो इसका मतलब वो पर राउंड
16 कॉइन्स लेगा करीम से, ताकि उसके पास एक भी ना बचे। ठीक है, और अगर मैं n की वैल्यू 21 रखती हूँ, 24 आ गया, तो अब वो पर राउंड करीम से 24 कॉइन्स लेगा। क्लियर? तो ये ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब पहले वो ये देख लेगा कि उसके पास कितने कॉइन्स हैं, उसके बाद करीम से उतने ही कॉइन्स उस मल्टीपल ऑफ 7 की टेबल से वो ले लेगा। तो उतना वो सेट कर देगा कि पर राउंड उसे इतने ही कॉइन्स देने हैं कि लास्ट में जाके उसके पास एक भी कॉइन ना बचे। क्लियर हो गया? तो ये फिगर इट आउट प्लस चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।